पिक्चर चालू करो बे। अतुल लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो सरकार के साथ है हर फैसले में, लेकिन बीच बीच से आपके कुछ नेता आकर फिर बताने भी लगते हैं ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री है, कहते हैं युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और अगर आप सत्ता में रहते आप क्या करते? तू तो गया बेटे। हम सत्ता में थे तो हमने क्या किया, ये 1971 का उदाहरण आपके पास में है, 1965 का उदाहरण आपके पास में है। लाल बहादुर शास्त्री जी घुस गए थे लाहौर तक और इंदिरा जी ने तो दुनिया का भूगोल बदल दिया था। आज सत्ता में कौन है और सत्ता में कौन नहीं, ये सवाल ही नहीं है। आज कांग्रेस, बीजेपी, विपक्ष, पक्ष, इसका सवाल ही नहीं है। आज भारत के नाम पर हम सब इकट्ठे खड़े हैं पूरी ताकत से। ये सामने बैठे युवा जो है उनके तरफ एक संदेश है कि आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आज हम एक है, हम भारत है, हम इंडियंस है और पूरी ताकत से ऐसी निर्णायक भूमिका लेनी है, ऐसी निर्णायक भूमिका लेनी है कि भारत के तरफ बुरी आंख लगाकर कोई इसके बाद देख ना पाए। आज हम ये चाहते हैं। किसने क्या कहा अंजना जी, उनके तरफ से किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, इससे अहम बात यह है कि हमारी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी सर्वोच्च बॉडी है, उसने निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ पूरे ताकत से खड़े हैं। जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के, जब हमारे अध्यक्ष खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है, दो टूक सारी बातें की है, तो वो बातें छोड़ दो आप। किसने क्या कहा, इसने ये कहा, ठोको, आज छोड़ो मत, अभी टहनियां मत तोड़ो, अभी फूल पत्ते मत गिराओ, अभी सीधा जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ताकि ये आने वाली पीढ़ी जो है दूसरे पीढ़ी को बताएं कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। और इसके तरफ जिसने भी नजर तिरछी की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये भारत है। और ये भारत का युवा जब खड़ा होता है ना तो अच्छे अच्छों की जड़ें हिल जाती है, तो पूरी ताकत से खड़ा है। यू आर राइट ब्रो। भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सरकार के साथ है। देखिए, जो घटना, जो दरिंदों आतंकियों ने जो घटना हमारे देश के अंदर में घुस के की है, हम सब ने कहा है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। विपक्ष ने कहा सरकार से, सरकार आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप इधर उधर की बातें मत करो, कौन नेता क्या कहता है नहीं कहता है, इसके चक्कर में मत पड़ो। आप ये बताओ कि आप उस आतंकियों को कब, इस देश के जो लोगों को उन्होंने शहीद किया है उनको कब सजा दोगे, ये बताइए। दूसरी बात, सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा इसके साथ साथ कि आप ये बताइए कि जो वहाँ पे हिमांशी नरवाल, हमारे जो शहीद हुए, विनय नरवाल की, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ है, उन्होंने कहा आके, कितना अच्छा संदेश दिया कि कश्मीरी जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ नफरत मत फैलाओ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने मारा है आके। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम और हमारे देश में जो मुस्लिम हैं वो सब हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, नफरत की बात मत करो, हमें आपस में बांटो मत। क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे, जो पाकिस्तानी आए, उन्होंने धर्म पूछ के गोली सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक नई राजनीति को जन्म देना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति पैदा हो, हम आपस में जो हमारा यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है उसमें चोट पहुंचे, यही तो उनका मकसद था। तो वो जब इसको रोकने की बात करती हैं कि कश्मीरी मुस्लिम के बारे में कोई नफरत मत फैलाओ, तो कौन लोग हैं जो जिसका पति शहीद हुआ है उसके बारे में फेसबुक में उल्टा सीधा जो लोग लिखते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। जो उसके लिए अनाप शनाप लिख रहे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, पता लगाइए कौन लोग हैं, किससे जुड़े हैं वो लोग हैं। जो उस महिला के खिलाफ, जिसका पति अभी गया, हमारी बहन के खिलाफ इस तरह की जो बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, कितनी मुश्किल से मध्य वर्ग के फैमिली के जो लोग होते हैं, पूरे साल पैसा इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं, बच्चे खुश होते हैं, हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर की पहाड़ियों में घूमेंगे, वहाँ की नदियों का आनंद लेंगे, वहाँ पे जो पहाड़ है उसका आनंद लेंगे। कभी उन्होंने ये सोचा है कि हम वहाँ जाएंगे और हम वापस नहीं लौट पाएंगे? इतना कम से कम सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, नहीं होती है, बता दीजिए। आपको तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कितनी जगह है कश्मीर में? 5 तो जगह हैं। अगर कश्मीर जाओगे तो डल लेक जाओगे, वहाँ पहलगाम जाओगे, गुलमर्ग जाओगे, यही तो जगह है जहाँ पे आपको सुरक्षा देनी थी। और वहाँ अगर सुरक्षा नहीं थी तो आपने इतने दिनों में किसको दोषी ठहराया, किसकी नाकामी की वजह से वहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई? आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? और फिर आपसे मैं कहता हूँ, ये हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये सवाल खड़े हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हमारे अपने 26 लोग शहीद हुए हैं, उनकी मौत हुई है, लेकिन आप पाकिस्तानी आतंकी हमारे देश में जो आए हैं उन पे जितनी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और आप आगे बढ़िए। हमारी आपकी आपस में राजनीति होती रहेगी, हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलमान निज़ामी, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सलमान निज़ामी साहब, मतलब पूरा नैरेटिव जो इंडिया का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए इस वक्त, वो होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ।
और इस बात पर कई लोग ओवैसी साहब की प्रशंसा कर रहे हैं कि देश में तो खूब हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर वो अगर दहाड़ रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। ये वो वक्त है जब सभी राजनीतिक पार्टियों को भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना होगा, वोट बैंक की वजह से चुप नहीं रहना होगा। देखिए, मैं कल पहलगाम में था, ये मेरी तस्वीर है उन सैलानियों के साथ, थोड़ा जूम करिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं कल वहाँ उनके साथ मौजूद था और उनको विश्वास दिलाया कि वहाँ हमारे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीरी हूँ, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि अगर उन आतंकियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पे गोलियां चलाई, जैसे सईद आदिल ने जो है अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान दे दी, वैसे ही सलमान निज़ामी कश्मीर में उन सैलानियों के जो हिंदुस्तानी हैं उसके लिए जान देगा। और सरकार से भी हमारी यही अपील है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि कश्मीर में आज देखिए आप, हर कश्मीरी घर से बाहर निकला है और वो कहता है कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए, और आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हम भी तंग आ गए। कई सालों से पाकिस्तान जो है कश्मीर के नाम पे राजनीति कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए। अगर जंग करनी है तो जंग करिए, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम इसको एंगल दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, आप देखिए वहां मुसलमान ने अपनी जान दे दी, आज कश्मीरी मुसलमानों ने उन सैलानियों को अपने घरों पे रखा, और आज कश्मीरी मुसलमान सड़कों पे उतरा और उसने ये कहा कि हम इस आतंकवाद के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं और रहते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, अब कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अगर वहां सैलानी नहीं जाएंगे, अगर हम बाइकॉट टूरिज्म करेंगे तो हम मौका देंगे अपने जो है जो दुश्मनी मुल्क है पाकिस्तान, उसको मौका दे रहे हैं हम कि आइए, हमने आपको छोड़ दिया। इसलिए हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि कश्मीर हमारा है और वहां हर सैलानी जाएगा, और अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो सबसे पहले मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, इस देश के लिए गोली खाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो यहां दिरंदे, जो पहलगाम में उन निहत्थे लोगों का कत्ल किया है, वो गलत है। पूरा देश के हर एक मुसलमान यही चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विपक्ष को भी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ। ठीक है, आपने यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा रिस्पॉन्स फिर मैं सवाल लूं। मेरा एक सिंपल सी कहना है कि इस घटना ने नुकसान पहुंचाया, हमारे दिल में छेद किया, हमारे दिल पे चोट पहुंचाई है, लेकिन एक अच्छी बात अगर मैं ये कहूं कि हिंदू मुस्लिम नफरत के नैरेटिव को पाकिस्तान के भी तोड़ दिया, और जो बाकी लोग हैं जो ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश करते थे, उनको भी तोड़ा है। आज यहां सारा युवा बैठा है और पूरा देश देख रहा है आज तक को। मैं आज आपको बोलता हूं कि हम आके उठ के खत्म खाते हैं कि आज के बाद हिंदू मुस्लिम नफरत की खाई खत्म कर देते और हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतीय है। ऐसे अगर हम आज यहां से खत्म खाएंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हम सब एक है। दूसरी बात, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में भी कहा, अंजना जी, महाराष्ट्र में कहा कहीं ना कहीं कश्मीरी बच्चों जो पढ़ने के लिए आए हैं महाराष्ट्र में, बड़े पैमाने में आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, वहां कुछ ऐसे घटनाएं हुई, हमने उनको रिक्वेस्ट की, विनती की कि नहीं, ये बच्चे अपने हैं और ये पढ़ने आए हैं तो इनको सिक्योर, सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि हम महाराष्ट्र में आए हैं, इतनी घटना हुई है, सब हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी बच्चे देश के कोने कोने में जहां भी पढ़ रहे हैं, उनके पास जाइए, उनको हौसला दीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। नाइस। सर, मेरा सवाल आपसे है, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है जी, 10 सालों में आप SATF के पोर्टल रिपोर्ट आती है हर साल, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं और 4000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में ही घायल हुए हैं। उसके बावजूद इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे पुलवामा हो गया, रईसी हो गया या पहलगाम की ले लें, पुलवामा के पहले भी हमारे पास 12 इनपुट थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद अभी पहलगाम की बात की जाए, 2 कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ पे गए थे 2018 में पाकिस्तान गए थे, उनके एंट्री का इनपुट मिला, वो कि पाकिस्तानियों के साथ एंट्री लिए हैं कश्मीर में, रामबन में, उसको भी इग्नोर किया गया, जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सवाल सीधा सरकार से ही है, और ये पहलगाम
ये पहलगांव जो हमला हुआ है इसी पे है। बैसारनपुर वैली, इसी में अटैक हुआ है। इस बैसारनपुर वैली में एक्चुअली में कभी भी मिली है परमिशन तो वो मिड मई में मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को मिल गई है परमिशन उसको खोलने की, और 20 अप्रैल को खुलती है और 22 को अटैक हो जाती है। और 22 के अटैक में वहाँ पे 2000 लगभग टूरिस्ट होते हैं, उसमें से 26-27 की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 दिन हुए ही नहीं थे उसे खुलने का, और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का कोई पुलिस है, ना वहाँ पे अपने पोस्ट नहीं था वहाँ पर, सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे, यानी मतलब पर्यटकों सैलानियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। देखिए सैलानियों को, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सेकंड अनुराग जी, आप सवाल नहीं समझे। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो कि कश्मीर में है, और निजामी साहब भी बोलेंगे। एनआईए ने भी 20-30 लोगों को जीरो इन किया है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स में है, यानी दिन में वो या तो जर्नलिस्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, कोई भी पेशे में काम करते हैं, फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और वापस जाकर उसी दफ्तर में बैठ जाते हैं, और उनको खोजना सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज है, चुनौती है। देखिए इसमें दूसरी बात है, जो आपका सवाल उसका भी जवाब देता हूँ। कश्मीरी जो मुस्लिम हैं, इस घटना के बाद से वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इसका आपको अंदाजा है? वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। सुनिए, आप इसको मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम और हिंदुस्तानी हिंदू में रंग मत दीजिए। यही तो पाकिस्तान के आका चाहते थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पे धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, यही तो वो चाहते थे कि आपके दिमाग में ये जाए और इस तरह की आप बात करें तो उनको इस चीज़ को बढ़ावा मिले। ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, और कश्मीरी मुस्लिम भी आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है क्योंकि वो इस घटना की निंदा कर रहा है। हमारी आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप एक हिंदुस्तान की बात करो। हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटना हुई है, ये घटना अगर आपकी बात कर ली जाए, मैं आपसे पूछूं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं वहां सुरक्षा व्यवस्था करवाने की? सरकार इससे भाग सकती है क्या? सरकार ने कहा 317 हमने हटा दिया, वहां शांति होगी, 317 हटा, उसके बाद का नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो भी हुआ। फिर क्या वजह है कि वहां पे आतंकवाद अभी भी वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? तो इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, बॉर्डर क्रॉस करके कैसे पाकिस्तानी हमारे देश में आ गए, हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। हम दूसरी बात में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सवाल और ले लेते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, देखिए हमको किस में उलझा के गए हैं वो, हमें उन आतंकवादी को, पाकिस्तान के मंसूब को कामयाब नहीं होने देना है। हम आप फिर उसी में उलझ गए, फिर वही बात करने लगे, ये कश्मीरी मुस्लिम है, ये फलाना मुस्लिम है। हम हिंदुस्तानी हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है? आप इसमें मत उलझिए। ये हम बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं, आप ये जो हमारी बहस में उलझना चाहते हैं, मत उलझिए, यही तो वो करना चाहते हैं। आदिल हुसैन को याद कीजिए, आदिल हुसैन भी मुस्लिम था, जब वो गोली मार रहे थे वो जाके खड़ा हो गया, उसने उसकी बंदूक पकड़ ली, 5 गोलियां उसके सीने में दाग दी और वो भी शहीद हो गया। क्यों उसको मार दिया? वो तो कश्मीरी मुस्लिम था। अरे आतंकवादी आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें आपके बीच में एक नई नफरत को, राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। आप उनके शिकंजे में मत आइए, यही हम बार बार आपसे कहना चाहते हो, और आप उसी में जाके फंस जा रहे हो बार बार। इसलिए हिंदू मुस्लिम मत कहिए, हम हिंदुस्तानी है, बड़ी बात है। एक सवाल, टेरर, भगवा आतंकवाद, ये कहना सही है? आज आतंकवाद में धर्म देखना गलत है। आरएन सिंह ने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया था, वो इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए, इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए वो। दूसरी बात, याकूब मेमन, ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि जो टेररिस्ट होता है उसकी लाश किसी को दी नहीं जाती है। अजमल कसाब हो या किसी, अजमल कसाब हो, साहत वहीं पे गाड़ा गया, वहीं पे दफनाया गया, बाहर दिया नहीं गया। याकूब मेमन को देकर वही करना चाहते थे। मैं बोलना नहीं चाहता था प्रेम जी आज, लेकिन वो आपने बोलने पे मजबूर किया, क्योंकि ये अभी मैं एक बात बताता हूं, सुनिए, अभी सुनिए, आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूं मैं। यशवंत शिंदे, पूर्व प्रचारक, इसने कोर्ट में एफिडेविट दिया, आरएसएस का पूर्व प्रचारक जम्मू एंड कश्मीर का, विशेषकर कश्मीर में ये पूर्व प्रचारक था, पूर्ण प्रचारक। इसने क्या बोला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत देशद्रोही गैंग के विरोध में दिनांक 30/4/2025 को देश भर इस गैंग ने किए नांदेड़, पूर्णा, जालना, परभनी और मालेगांव आदि और भी बम विस्फोट, धमाके और साजिश के बारे में याचिका दायर की। ये आरएसएस का पूर्व प्रचारक है और इसने खुद ने एफिडेविट दिया है। मैं डालना नहीं चाहता था, मैं ये सोचता था कि आज हम इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनको नहीं चाहिए ये देश है, इनको इसी पे राजनीति करनी है, क्योंकि फिर बेरोजगारी के सवाल खड़े होते हैं, महंगाई के सवाल खड़े होते हैं, फिर महिला सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था ये मौका है कि सारा भारत इकट्ठा खड़ा रहे, लेकिन ये नफरत। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पार्टी ने लाहौर तक घुस के 93,000 सैनिकों से शरणागत ली थी। जिस पार्टी ने
इस देश को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया, जिस पार्टी ने अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दे दी लेकिन बाहर नहीं दिया, अंदर ही गाड़ दिया, उसके बारे में ये फैलाई गई बातें हैं। मेरे पास ये है, बुरहान वानी को मारा था डिप्टी सीएम बीजेपी के निर्मल कुमार, क्या बोलते हैं, वो तो एक्सीडेंट था, वो तो मारे गए थे। ये देखिए बिना बुलाए चले गए थे। अभी आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूं, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे। और आईएसआई को 70 साल के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में आईएसआई को कभी बुलाया नहीं गया था। पठानकोट में आईएसआई को बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि किसने क्या कहा, इतिहास में क्या हुआ, उसमें हमें जाना नहीं है। आज पाकिस्तान को पूरी तरह से निर्णायक तरीके से ऐसा ठोकना है कि जिंदगी में कभी तिरछी आंख करके एक आदमी उनका देख ना पाए। फूल पत्ती टहनियों को छोड़ो, सीधा जड़ से उखाड़ के फेंक दो ताकि कोई खड़ा ना हो। ये कहने के बावजूद उसी पर आ जाते हैं। बोलना भी क्या करिए बोल।